चलो, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन हेडिंग डाले बच्चों, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। हमने ऑर्डर पढ़ा था, ऑर्डर में क्या पढ़ा था बताओ? जो आपका रेट लॉ में जो पावर होता है बच्चों, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट के पावर होते हैं उसके सम को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बराबर ना? मॉलिक्युलरिटी में ऐसा नहीं है। मॉलिक्युलरिटी में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते, राइट ना, और प्रोडक्ट फॉर्म करते, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ओके, सो आप देखिए इधर मॉलिक्युलरिटी, पहले डेफिनेशन लिखिए फिर मैं समझाता हूं आपको, या फिर हाँ लिखिए मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। ओके, लिखिए द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल the number of reactant molecule which react in single step reaction, the number of reactant molecule which react in single step reaction to form product is called molecularity of reaction, राइट? समझ में आया कि बच्चों? सिंगल स्टेप रिएक्शन का मतलब वो क्या हुआ बच्चों? जैसे A प्लस बी से क्या बन गया आपका C, ये सिंगल स्टेप हुआ। आपको ऐसा देखने को मिलेगा कभी नेट रिएक्शन, क्या देखने को मिलेगा? नेट रिएक्शन। तो नेट रिएक्शन का मतलब कभी भी सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होता, वो मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है और उसको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स, राइट ना? सिंगल स्टेप रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, जैसे ए और बी पार्टिसिपेट किया और क्या बन गया? सी। अब इसके भी कई क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है ना, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन कोई भी रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उससे पहले उसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है, वो मैंने पहले भी बताया होगा आपको, नहीं बताया? समझिए इधर, इधर मैं ले रहा हूं रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, ये एनर्जी और रिएक्शन प्रोसीड के बीच ग्राफ है। इधर रिएक्शन हो रहे हैं और एनर्जी। सो मान लो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, तो कोई भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं बच्चों? थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल, थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल। अभी होगा क्या, देखो ये रिएक्टेंट है और इसको यहां आना पड़ेगा इस एनर्जी लेवल पे, तो सभी रिएक्टेंट की तो उतनी एनर्जी नहीं होगी, वो यहां तक आ सकते, राइट? तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा। सो यहां पे आया, और यहां पे जब आया बच्चों तो यहां पे बनाते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बनाते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद ये किस में कन्वर्ट होते हैं? प्रोडक्ट में। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जरूरी नहीं कि हर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, राइट ना? जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा यहां पे, मान लो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह से फॉर्म होता है, जैसे H2A और I2A। तो एटम केटीजी के अकॉर्डिंग कैसा होता है बच्चों? स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल। तो मान लो ये आपका H2 हो गया और ये आपका I2 हो गया, ठीक है? अब ये दोनों एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म करेगा बच्चों? इस तरह से।
जिसमें दोनों के बीच कॉलिशन होगा, ऐसा, ये HHI, ठीक है, ऐसा, ये बन गया आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब यहां पे भी दो फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, एक तो होता है एनर्जी फैक्टर और दूसरा होता है ओरिएंटेशन फैक्टर, राइट ना। ओरिएंटेशन मतलब HI के साथ कंबाइंड हो रहा है, या फिर मतलब ऐसा होता है सेंट्रल एटम के साथ कंबाइन होना चाहिए। अगर सेंट्रल एटम साइड एटम के साथ कंबाइन होता है तो प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा। उसके बाद आपका क्या फॉर्म होगा बच्चों? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या बनेगा? 2HI, ये HI बनाएगा, ये HI बनाएगा, कितने बनेंगे? 2HI। तो ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो ये जो फॉर्मेट होता है वो यहां पे बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, राइट। जैसे अगर मैं आपकी बात करूं तो आप रिएक्टेंट हो सभी, जब आप जेई के एग्जाम में बैठोगे तो वो क्या होगा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, राइट। आपका क्वेश्चन पेपर और आपका नॉलेज दोनों एक साथ मिलेगा और आप कितने वहां पे क्वेश्चन सही कर पाते हो, राइट। तो कुछ तो अच्छा करेंगे, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉलेज में चले जाएंगे। और कुछ बच्चे जिनका प्रॉपर कॉलेशन नहीं होगा, मान लो वो पढ़ के आए कुछ, क्वेश्चन आए कुछ और, तो उनका तो सिलेक्शन नहीं होने वाला, तो फिर से वापिस ये रिएक्टेंट ही रहेंगे और फिर से ये प्रोसेस उनको करना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या? ठीक। तो हमेशा ये सिंगल स्टेप रिएक्शन ही होता है, राइट। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन में क्या बना है बच्चों? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए और ये प्रोसेस होता है। तो हम आपको समझाएंगे बाद में, इसके लिए कॉलिशन थ्योरी पढ़ेंगे तब आएगा, राइट। अभी तो इतना समझिए कि ए प्लस ए, राइट, यहां पे आया, क्या बनाया? कॉम्प्लेक्स। और किस में कन्वर्ट हो गया? A2 में। किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों? A2 में। समझ में आया क्या? ये सिंगल स्टेप हुआ। मल्टी स्टेप भी होते हैं, जैसे समझिए ये रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट। अभी अभी जेई में आया क्वेश्चन, ये 2025 में। ये सिंगल स्टेप नहीं है, एक स्टेप तो आपका ये कंप्लीट हो गया, दूसरा स्टेप ये है और तीसरा स्टेप ये है। इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होता है वो मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है। तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है उसमें भी कि कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। बात समझ में आई क्या? जो फास्ट स्टेप होता है उसमें आप रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। जैसे मैंने अभी थोड़ी दिन पहले एक चैप्टर पढ़ाया सॉल्यूशन, तो थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ाया तो कंफ्यूज ही आ गए बच्चे, अरे यार। और अगर आराम से पढ़ाते हैं तो आपको समझ में आता है प्रॉपर वे में। ओके, यहाँ पे हमने ये पढ़ा, आपको रिवीजन करने का भी टाइम मिलता है, ठीक। हमको ये लग रहा है इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, देखो हाँ यहाँ, तो ये तो हुआ सबसे स्लोएस्ट, ये सबसे फास्ट स्टेप है और ये भी फास्ट स्टेप है। तो यहाँ पे आरडीएस कौन होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये वाला हो गया। समझ में आया क्या? तो इस टाइप के हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये इस टाइप का ग्राफ जो होता है वो मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए होता है, इस टाइप का ग्राफ जो होता है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए होता है। क्लियर? तो हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्युलरिटी, और मॉलिक्युलरिटी में मैंने आपको बताया जो सिंगल स्टेप रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं या कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी। क्लियर है? अरे बोल हाँ है ना? समझ में आया क्या? कोलाइड यहां पे होगा या रिएक्ट यहां पे करते हैं, समझ में आया क्या? फिर प्रोडक्ट बनते हैं। नीचे में लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलरिटी, on the basis of molecularity reaction are of following types. On the basis of molecularity reaction are of following types. इसको बनाना है क्या? मत बनाओ, बताएंगे फिर बाद में। तो पहला लिखिए बच्चों यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन
यूनि का मतलब क्या हुआ बच्चों? सिंगल मॉलिक्यूल होंगे, बोलो हाँ है ना। जब रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिमॉलिक्यूलर। क्या बोलेंगे बच्चों? यूनिमॉलिक्यूलर। जैसे Br2 है, क्या बच्चों? से क्या बन जाएगा? 2Br। समझ में आया क्या? तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 1। मॉलिक्यूलरिटी कितनी हुई? मॉलिक्यूलरिटी हो गया 1। ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे? यूनिमॉलिक्यूलर। क्या बोलेंगे बच्चों? डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अरे बोल। डेफिनेशन, when only one molecule participate in reaction, लिखे when only one molecule participate in reaction is called molecularity of reaction. When only one molecule participate in a reaction is called molecularity of reaction. Sorry, हाँ, called unimolecular reaction is called unimolecular reaction. Then ये आपके सामने एग्जांपल है, और भी हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं? नहीं, ठीक है, छाप लीजिए। ये जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगे, राइट ना। जैसे अगर अमोनिया को डिकम्पोज आप करोगे NH3, ये भी एक ही मॉलिक्यूल है बच्चों, क्या बनेगा? N2 प्लस 3/2H2। समझ में आया क्या? अरे बोल प्यारे। ये आपका हो गया यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। डन, बोलो हाँ है ना। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों बाई मॉलिक्यूलर। छाप लिए? छाप लिए क्या? ओके, नेक्स्ट लिखिए बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाई बोले तो बच्चों, हाँ, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। डेफिनेशन बताइए। when two molecule participate in chemical reaction, when two molecule participate in chemical reaction is called bimolecular reaction, is called bimolecular reaction, is called bimolecular reaction। H2 प्लस Cl2 क्या बन जाएगा बच्चों? 2HCl। सो इस टाइप के रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 2। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज कितना? 2। मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो हो सकती है क्या? जीरो नहीं हो सकती है कि नहीं? नेगेटिव हो सकती है क्या? फ्रैक्शनल हो सकता है क्या? फ्रैक्शनल, अबे फ्रैक्शन मॉलिक्यूल, आधा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है क्या रिएक्शन में? क्या बात करते हो? हमेशा तो सिंगल करेगा ना, या 2 करेगा। तो आपने पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। अब इधर ही ऐसा नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। समझ में आया क्या? ओके, नेक्स्ट ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ट्राइमॉलिक्यूलर,
आप बताइए डेफिनेशन। ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, हाँ डेफिनेशन आप लिख लेंगे। व्हेन थ्री मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, व्हेन थ्री मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन is called trimolecular reaction, is called trimolecular reaction। अभी देखो बच्चों, मॉलिक्युलरिटी तीन तो रेयरली होता है, ठीक है ना, एक होता है, दो होता है, और जैसे दो से ज्यादा हो जाएगा वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाता है, ठीक है ना, वो कैसा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स। तो इसमें एक लाइन और लिखिए, इट इज रेयरली एग्जिस्ट, it is rarely exist। सिर्फ एक ही एग्जांपल है, 2NO plus O2, 2NO2, राइट। अब जो भी है वो आपको दिखेगा कि ट्राई मॉलिक्यूलर है, लेकिन एक्चुअली में वो ट्राई मॉलिक्यूलर नहीं होता, यूनिमॉलिक्यूलर होता है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी हम हर स्टेप का काउंट करते हैं, समझ में आया क्या। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो सिंगल है तो नो प्रॉब्लम। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर, राइट। तो क्वेश्चन में गिवन रहता है, डोंट वरी जस्ट चिल। हाँ, यहां पे मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी आपकी, अरे आपकी नहीं, रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई, 3। देन तो ये हो गया आपका यूनि, बाई और ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। समझ में आया क्या। कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, उस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि उस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कितनी है, राइट। अब इसके नीचे लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, डिफरेंस लिखने में काम आएगा। पहला पॉइंट लिखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसी क्वांटिटी थी बच्चों, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी थी, जबकि ये थ्योरेटिकल क्वांटिटी है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज थ्योरेटिकल क्वांटिटी और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज थ्योरेटिकल क्वांटिटी और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। इसके कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, देयर इज नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, देयर इज नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है बच्चों, अरे बोलो, ये कैसी क्वांटिटी है, हाँ थ्योरेटिकल क्वांटिटी है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है। सेकेंड पॉइंट लिखिए बच्चों, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, इंफिनिटी हो सकता है, इंफिनिटी नहीं हो सकता, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, इंफिनिटी तो दूर की बात है। तो लिखिए, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, molecularity of reaction cannot be 0, negative, फ्रैक्शनल और इंफिनिटी। बात समझ में आई क्या। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता और इंफिनिटी नहीं हो सकता, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखिए बच्चों, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3। मॉलिक्युलरिटी ऑफ, अगर आपको
बोले कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस बताइए, तो आप बताएंगे, बोलिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन थियोरेटिकल क्वांटिटी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, फ्रैक्शनल, नेगेटिव बट नॉट इंफिनिटी, और मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन cannot be zero, negative, fractional, infinity. Then last, order of reaction 3 से ज्यादा हो सकती है, जबकि मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3। क्लियर है सबको? ओके। अब इंटरमीडिएट की बात करते हैं बच्चों, ध्यान से समझिए। हमने रेट लॉ पढ़ा था बच्चों, तो जैसे मान लीजिए ए प्लस बी मिलके क्या बना रहा है, सी। सिंगल स्टेप रिएक्शन में इंटरमीडिएट की चर्चा ही नहीं होगी, राइट ना। ये मल्टी स्टेप रिएक्शन में ऐसा होगा। फिर बच्चों सी प्लस डी मिलके क्या बन रहा है, ई। समझ में आया क्या? आपको नेट रिएक्शन जो मिल रहा है वो क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस डी क्या बन रहा है, ई। ये है आपका नेट रिएक्शन, ठीक है। तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि मॉलिक्युलरिटी कितनी है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है। तो ध्यान रखिए आप, इसके लिए अगर हम रेट लॉ लिखेंगे तो रेट लॉ हमारा क्या होगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन, बोलो ए बी सी, अरे बोल हाँ है ना। सबका कॉफिशिएंट कितना है, 1, बोलो हाँ है ना। डी होगा, डी, राइट। तो यहां पे आपने क्या देखा कि जो इंटरमीडिएट है उसको रेट लॉ एक्सप्रेशन में हम इंक्लूड नहीं करते। समझ में आया क्या? इंटरमीडिएट इज नेवर इंक्लूड्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। समझ में आया क्या? ये कब होगा, जब मल्टी स्टेप रिएक्शन होगा तभी इंटरमीडिएट की बात आएगी। सिंगल स्टेप रिएक्शन में तो कोई इंटरमीडिएट होगा ही नहीं। बोलो हाँ है ना, ठीक। अगर इंटरमीडिएट इंक्लूड भी करना होगा तो उसके लिए भी जुगाड़ है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन कोई ना कोई इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए तभी हम वो कर सकते हैं, बराबर। तो पहले एक नोट लिखिए, नोट। नोट में लिखिए इंटरमीडिएट आर नेवर इंक्लूड इन रेट लॉ। इंटरमीडिएट आर नेवर इंक्लूड इन रेट लॉ in multi-step reaction, in multi-step reaction, डन। उसके बाद इसको छाप लीजिए, इंटरमीडिएट आर नेवर इंक्लूड इन रेट लॉ इन मल्टी-स्टेप रिएक्शन। और ये एग्जांपल छाप लीजिए बच्चों। यहां पे सी क्या है बच्चों, इंटरमीडिएट है। सी क्या है आपका, इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट का मतलब समझ में आता है क्या, जो पहले का प्रोडक्ट और दूसरे का रिएक्टेंट है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कहते हैं, ठीक। छपली, छप लिए, ओके। सेकेंड में लिखिए बच्चों, सेकेंड नोट, सेकेंड नोट। देखिए कभी कभी आपने पढ़ा होगा वैसे ऑर्गेनिक में, एस्टर का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते बच्चों, एस्टर है और इसका H2O के साथ हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनता है, एक तो एसिड बनता है, दूसरा क्या बनता है बच्चों, अल्कोहल। अरे बोलो हाँ है ना, अरे बोल प्यारे। तो ये तो लिमिटेड क्वांटिटी में रहता है और ये एक्सेस क्वांटिटी में रहता है। ये कैसा रहता है बच्चों, एक्सेस क्वांटिटी में, ठीक। तो कोई भी रिएक्टेंट अगर एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो वो भी रेट लॉ में पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि उसमें चेंजेस होते ही नहीं है। समझ में आया क्या? देखिए
अगर इसके लिए रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। पर समझिए यहां पे H2O क्या होगा, 1 होगा। H2O क्या होगा, 1। क्यों? क्योंकि जो एक्सेस में है ना, अब जो एक सीधी सिंपल सी बात है, अगर तालाब में 1 बोरी चीनी डाल देंगे तो क्या तालाब के पानी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्या बढ़ेगी, क्या ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सेम। तो एस्टर जो होता है वो लिमिटेड क्वांटिटी में रहता है हाइड्रोलिसिस में, तो H2O में कोई चेंजेस नहीं होता। जो भी चेंज होता है वो किस में होता है, एस्टर में होता है। ठीक है ना। तो कोई भी यहां पे हमने H2O लिया है, पर आपको मेंशन जरूर रहेगा क्वेश्चन में कि A B C D में से A एक्सेस क्वांटिटी में है, तो उसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, राइट ना। तो हमारा एग्जिट मतलब जो सही होगा रेट लॉ एक्सप्रेशन वो क्या होगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर। जो भी एक्सेस में रहेगा उसको हम क्या मानेंगे, यूनिटी। शायद हमने पढ़ा भी होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में, हाँ पढ़ा ना। हाँ, इसको भी छाप लीजिए सेकेंड नोट में। लिखिए बच्चों, द reagent which is present in excess, the reagent which is present in excess does not include in rate law, does not includes in rate law। तो दो बातों का ध्यान में रखना है, एक तो इंटरमीडिएट हुआ और दूसरा क्या हुआ बच्चों, बोलो ना, दूसरा क्या हुआ, रिएजेंट जो एक्सेस क्वांटिटी में होगा वो भी रेट लॉ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसको भी छाप लीजिए और एक आधा क्वेश्चन करते हैं। चलो एक साथ ही करते हैं क्वेश्चन। हेडिंग वाले मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, तो बच्चों रिएक्शन ना दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक होता है बच्चों एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरा क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक, हमने रेट लॉ पढ़ा है, तो रेट लॉ एक्चुअली करता क्या है, रेट लॉ का काम होता है कि रिएक्शन के रेट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बीच वो एक रिलेशन देता है, बराबर ना। या कभी कभी प्रोडक्ट के बीच भी रिलेशन देता है जब वो इक्विलिब्रियम में हो। समझ में आया क्या। रेट लॉ क्या करता है, जैसे A प्लस बी N1 N2 और N3C बन रहा है, तो इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा बच्चों, कि A टू द पावर N1 और B टू द पावर N2। तो हमें ये क्या बता रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही बता रहे हैं ना कि अगर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन डबल, हाफ, ट्रिपल कर दे तो उससे रिएक्शन के रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही तो बताता है ना। अरे बोलो हाँ या ना। अब इसके दो पार्ट्स हैं, ध्यान दीजिए। अगर आपको बोले कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो एक स्टेप में कंप्लीट होता है, सिंगल स्टेप में जो रिएक्शन कंप्लीट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। और जो मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक, तो जब भी हमें एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए इसको सॉल्व करना होगा तो हम इक्वेशन क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर 1 और बी टू द पावर 1 या 2, राइट ना। सो हमें N1 N2 की वैल्यू पता होगा। समझ में आएगा, अरे बोलो। और जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा तो रेट लॉ एक्सप्रेशन आप क्या लिखेंगे, कि
इंटू ए टू द पावर n1 और b टू द पावर n2। दैट इज कॉल्ड नेट केमिकल रिएक्शन। उसके लिए हमें n1 n2 की वैल्यू निकालना पड़ेगा, राइट ना। या फिर इसके जगह कुछ और भी लिख सकते हो आप, a भी लिख सकते हो, xy लिख सकते हो, ठीक है। इसको भी चेंज कर लो, यहां पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 1 रखो। अगर ये 1 है तो एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर यहाँ पे a और b है, x और y है, n और n1 n2 है, तो वो कैसा रिएक्शन होगा बच्चों? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इसको आप छापिए, पहले लिख लीजिए रेट लॉ का, लिखिए इसमें, लिखिए रेट लॉ, रेट लॉ relate, rate law relate rate of reaction, rate law relate rate of reaction and concentration of reactant, relate rate of reaction and concentration of reactant, sometimes also concentration of product, sometimes also concentration of product। देखिए बच्चों, अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है या सिंगल स्टेप है तो उसके लिए हमारा ये रेट लॉ है, ठीक है ना। और इफ रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स और नेट केमिकल रिएक्शन, नेट केमिकल रिएक्शन, देन उसके लिए हम ये वाला रेट एक्सप्रेशन यूज करने वाले हैं। समझ में आया क्या? अरे बोल, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। पहले इसको छापिए आप, छापने के बाद हेडिंग डालेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। यहां पे आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन, तो आपको पता होगा कि एक और एक या दो या एक, क्लियर है। तो ऑर्डर हमें इजीली पता चल जाएगा ना। ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया। लेकिन अगर ये ए है और बी है तो ऑर्डर हमें नहीं पता चलेगा ना। वैसे में पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। तब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? अलग अलग स्टेप निकालना पड़ेगा और उसमें से देखना पड़ेगा कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है। एलिमेंट्री रिएक्शन लिखिए, दोज रिएक्शन which complete in single step, those reaction which complete in single step, which complete in single step and which have exponent and which have exponent in rate law, which have exponent in rate law equal to stoichiometric coefficient, which have exponent in rate law equal to their stoichiometric coefficient is called elementary reaction, is called elementary reaction। इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा? बोलिए बच्चों। रेट इज इक्वल टू
कि a टू द पावर 1 और b टू द पावर 1। बोलो हाँ है ना, ठीक है। ये हो गया आपका एलिमेंट्री रिएक्शन। अभी हमने जो लिखा है आपको सेकेंड लाइन डेफिनेशन में, इसके एक्सपोनेंट क्या है 1 1, जो क्या है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर है बात? अरे बोलो हाँ है ना, छाप लीजिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं हो सकता। समझ में आया क्या? जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं हो सकता, और फ्रैक्शनल ऑर्डर भी रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन में काउंट नहीं होते हैं। ठीक है ना? क्यों नहीं होते? देखो, जीरो ऑर्डर मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है ना, नहीं पढ़ाया ना। लेकिन जीरो ऑर्डर क्या होता है बच्चों? जो रिएक्शन खुद नहीं होता है, किसी के हेल्प से होता है, जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होता है, तो वो रिएक्शन जो किसी इंजाइम या फिर कैटलिस्ट या फिर लाइट इसके प्रेजेंस में होते हैं, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो खुद नहीं होते। ठीक है ना? तो उस टाइप के रिएक्शन के लिए एलिमेंट्री रिएक्शन यूज नहीं होगा। समझ में आया क्या? सो नीचे में लिखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन नेवर इंक्लूड इन एलिमेंट्री रिएक्शन। Zero order reaction never include in elementary reaction. Second point, for elementary reaction, for elementary reaction, for elementary reaction, fractional order is not possible. For elementary reaction, फ्रैक्शनल ऑर्डर इज नॉट पॉसिबल। कुछ एग्जांपल भी ले लेते बच्चों एलिमेंट्री रिएक्शन का। जैसे H2 प्लस I2 क्या हो गया बच्चों? 2HI, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। अभी आपने पढ़ा था Br2 से क्या बन रहे हैं? 2Br, ये भी क्या है आपका? एलिमेंट्री रिएक्शन है। N2 प्लस O2, ऐसा 2NO प्लस O2, ये कैसा हो गया बच्चों? 2NO2, ये भी कैसा है? एलिमेंट्री रिएक्शन। SO2 प्लस O2, 2SO3, ये भी आपका कैसा है? एलिमेंट्री रिएक्शन। सब के सब सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ये सभी कैसे हैं बच्चों? सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक, तो छाप लीजिए। 3 तक होते हैं, है ना, वो बहुत कम होते हैं। उसके बाद तो सभी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में काउंट होंगे।